हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम बात तो घातक की कर रहे थे, लेकिन जब मैंने कमेंट्स में पढ़ा तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मुझे घातक मुंबई में आने के कितने टाइम के बाद मिली और मैंने कैसे अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया। तो मैं आपको उस अध्याय में ले जाता हूं जब मैंने इस सफर की शुरुआत की थी। तो बात है 1991 की, जब मैं पंजाब से मुंबई आया था। तो मेरे पास फेमस सीरियल महाभारत के एक मशहूर एक्टर का रेफरेंस था। थोड़ा बहुत मुंबई आने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है ना, एक अनजान शहर, कोई जान पहचान नहीं, तो ऐसे ही जुगाड़ सा किया था। फिर मुझे याद है कि जब मैं मुंबई सेंट्रल उतरा, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अपने सपनों की नगरी में आ चुका हूं। मैंने सीधा वहां से अंधेरी के लिए टैक्सी पकड़ी जहां ये एक्टर साहब रहते थे, और मैं रास्ते भर मुंबई शहर की इमारतों को देखा। वाह, क्या शहर है ये। उसके बाद मैं जब जुहू बीच पे पहुंचा तो मैंने वहां समुद्र देखा। मैंने जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा। मैंने समुद्र को प्रणाम किया। मैं जब उन एक्टर साहब से जाकर मिला तो उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। उन्हें मैंने महाभारत सीरियल में देखा था, तो मैंने उन्हें अपने फोटोग्राफ्स दिखाए। तो उन्होंने ऐसे फोटोग्राफ्स देखे और उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी तो अच्छी है यार तुम्हारी, भाई अगर एक्टर बनना है तो तुम्हें पहले एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं पंजाब का अनजान आदमी, मैंने कहा ओके जी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो एक मशहूर एक्टिंग स्कूल से उनकी काफी जान पहचान थी, तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने उनको फोन किया। उन्होंने कहा भाई एक लड़का भेज रहा हूं, राजीव जी, आप जरा उनसे मिल लो। मैं ठीक है सर, जैसा आप कहें। मैं उस एक्टिंग स्कूल में पहुंच गया और वो एक्टिंग स्कूल वाली मैडम से मिला, तो उन्होंने तो मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। ओ वाह जी वाह, क्या पर्सनैलिटी है, क्या गोरा चिट्टा सोना मुंडा है, बिल्कुल जी बिल्कुल जैसे धर्म जी आए थे पंजाब से। वाह वाह, एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था। तो मैंने कहा थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं, हमारे यहाँ बी आर चोपड़ा साहब आते हैं, हमारे यहाँ यश चोपड़ा जी आते हैं, हमारे यहाँ सावन कुमार टाक आते हैं और अपने एक्टर्स को यहीं से ले जाते हैं। हमारे एक्टर्स को बाहर जाके किसी के पास स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती, और तुम तो ऑलरेडी स्टार मटेरियल हो, वेरी गुड, बस थोड़ा पॉलिश कर देंगे, तुम्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग देंगे हम। फिर उन्होंने मुझे अपनी एक्टिंग क्लास का नजारा करवाया। तो मैं गया उनके साथ। तो उन्हीं के घर में एक बड़ा सा हॉल था, वहां पर 10-12 लड़के लड़कियां मौजूद थे, और एक तरफ सरस्वती माता की फोटो लगी थी। तो जाकर पहले माता को प्रणाम किया। तो उन्होंने, मैडम ने मेरे सर पे हाथ रखा कि इस एक्टर पर सरस्वती माता अपनी कृपा बनाए रखना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बाजू में सोफे पे बिठा दिया। उन्होंने एक लड़के से कहा, एक अच्छा खासा ऊंचा लंबा लड़का था। मैडम ने कहा एक्शन, और डायलॉग शुरू किए। दीवार के फेमस डायलॉग अमित जी के, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया। मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने कहा कट इट। अच्छा है। मैडम ने कहा आएगा आएगा, प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद मैडम ने कहा कि हम एक्टिंग के साथ साथ डांस की भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को बुलाया और एक म्यूजिक प्ले किया, और लड़के लड़की ने उस गाने पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो गाना पता है कौन सा था? और वो लड़का लड़की ऐसे ही डांस कर रहे थे जैसे इस गाने में कमल हसन और सिल्क स्मिता कर रहे हैं। तो मैंने किसी को पहली बार ऐसे स्टेप्स करते देखा था। मैं पंजाब का, जलंधर का लड़का, मैं तो पूरा ग्लैमराइज हो गया। मैं तो सोच लिया कि एडमिशन लेनी तो यही लेनी है भाई, तो यहीं से मेरा करियर बनने वाला है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कोर्स करके रहूंगा। तो ये 3 महीने का कोर्स था, जिसकी फीस थी 20,000 रुपए। अब सोचो 1991 के 20,000 आज के 2 लाख रुपए हो गए। मैं पंजाब से अपने पापा से 30,000 रुपए लेकर आया था, जो मैंने आते ही पहले दिन 20,000 रुपए एक्टिंग स्कूल वाली मैडम को दे दिए। उसके बाद ये था कि मैं रहूंगा कहां। तो यही मैडम ने मुझे एक स्टूडेंट से मिलवाया, उसका नाम प्रेमचंद था। तो उसने प्रेमचंद से कहा कि प्रेमचंद, इसे अपने साथ एडजस्ट कर लो। प्रेमचंद ने कहा यस मैडम। प्रेमचंद मुझे अपने साथ ले गया एसिक नगर। वो एक फैमिली के साथ पीजी रहता था, तो एक रूम लिया हुआ था जिसका किराया 1,000 रुपए था। तो उस रूम के अंदर 3 लोग थे, उनको एक चौथा पार्टनर चाहिए था, ताकि वो भाड़ा, वो किराया शेयर होके 250-250 रुपए हो जाए। तो चौथा पार्टनर मैं बन गया। तो एक प्रेमचंद, एक मैं आ गया, एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे राजू भाई, और एक फाइटर रहता था विकी। तो अब हम 4 लोगों को एक रूम शेयर करना था।
तो उस रूम में कुछ भी नहीं था, ना टीवी था ना फ्रिज था, सिर्फ चटाई बिछाने की जगह थी। लेकिन मुंबई था, रहने की जगह नहीं थी। रहने की तो आपको पता बॉम्बे में छोटे छोटे होता है, लेकिन मुझे लगा कि चलो मुझे एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया है और रहने के लिए एक छत मिल गई है। तो मेरे सफर की शुरुआत हुई। फिर मुझे अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना था, तो उन्हें वही रात को उनको मैंने 10 बजे के बाद एसटीडी किया और उन्हें बताया कि मुझे मुंबई के टॉप एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया है, जहां बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आते हैं और अपनी कास्टिंग करते हैं, और बस मुझे जल्दी ब्रेक मिलने वाला है। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और मेरे पापा ने तो पूरी रिश्तेदारी और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि जी हमारे बेटे को बॉम्बे के टॉप एक्टिंग स्कूल में एडमिशन मिल गया है, अब बहुत जल्दी वो स्टार बनने वाला है। अगले दिन से हमारी एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो पहले महीने तो सिर्फ पीछे बैठ के क्लास को देखना होता था कि लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। एक दो बार कोई दो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए छोटे मोटे, लेकिन उनका हम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें सिर्फ हीरोइन चाहिए होती थी। तो हम पीछे बैठे ऐसे देखते रहते थे, कोई हमें भी देख ले। तो पहला महीना तो हमारा ऐसे ही गुजर गया। बीच बीच में मुझे कभी कभी कोई सीन दिया जाता था तो कि ये सीन आप परफॉर्म करो, तो मैं अपना जब सीन परफॉर्म करता था तो मैडम बोलती थी बहुत कच्चे हो, बहुत रॉ हो, अभी बहुत पंजाबी टच आ रहा है, बहुत सीखना पड़ेगा तुम्हें, आएगा आएगा ऐसे करके मुझे कहती। तो मुझे लगा कि मेरा 1 डेढ़ 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया। एक्टिंग की ट्रेनिंग के दौरान मेरा खाने पीने का इंतजाम वहीं एसी नगर में एक आंटी के यहाँ हो गया जो मंथली बेसिस पर थाली देती थी। तो सब स्ट्रगलर्स वहां जाके खाना खाते थे, बंधी हुई थाली थी। तो कभी कभी क्या होता था, कोई स्ट्रगलर अपने साथ गेस्ट ले जाता था ना, तो आंटी कैश पैसे में उसे थाली खिला देती थी, और खाना कम ना पड़े तो वो दाल में और सब्जी में पानी मिला देती थी हम लोगों के लिए। तो मैं जल्दी जाके खाना खा लेता कि लेट हुआ तो पानी वाली दाल और पानी वाली सब्जी मिलेगी, और तब मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। आपको पता है, आंटी ना एक फिक्स थाली देती थी जिसमें दाल चावल सब्जी और 3 रोटियां होती थी। तो भूख लगती थी ना, तो मैं क्या करता था, मैं 3 रोटियों को ना बीच में से खोल के 6 बना लेता था। लेकिन मैं फिर भी खुश था क्योंकि मेरी आंखों में सपने थे। तो मेरे रूममेट अच्छे थे। प्रेमचंद बेचारा अपने डायलॉग याद करता रहता था। जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे राजू भाई, वो मुझे रूम के अंदर फिल्मों के सेट्स के किस्से सुनाया करते थे, जो मैं बड़े इंटरेस्ट से सुनता था। और वो जो फाइटर था विकी, वो मुझे जूहू बीच पे ले जाता सुबह, जहां पर सारे फाइटर्स एक्शन की ट्रेनिंग लेते थे। तो मैं भी उनके साथ एक्शन सीखने लग गया, जिसका बाद में मुझे घातक में बहुत फायदा हुआ। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने बडिंग एक्टर्स हैं वो सब एक्शन की ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि एक्शन बहुत काम आता है। अगर एक इंटेंस सीन में थप्पड़ खाने का भी शॉट है तो उसके लिए भी एक्शन रिएक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। मेरी एक्टिंग स्कूल के 3 महीने पूरे हो गए और मेरे पैसे भी लगभग खत्म हो गए। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम, मेरा कोर्स तो पूरा हो गया है, तो आप मुझे किसी से मिलवाइए, कुछ काम दिलवाइए। तो मैडम बोला नहीं, अभी तुम बड़े रॉ हो, तो तुम अभी फिट नहीं हो कि तुम्हें किसी से मिलवाया जाए, तो बहुत कच्चापन है, तो तुम अभी इस कोर्स को एक्सटेंड करो। मैं एक्सटेंड करूं मतलब? कहते हाँ, तो पूरी तैयारी करनी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 महीने में एक्टर बन जाओगे? तो मैंने कहा मैडम, आप ये बात मुझे पहले बताते ना, आपने तो मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे, आप मुझे मिलवाएंगी और ये वो। मैडम कहती प्लीज डोंट डिस्कस विद मी। अचानक मुझे लगा उनका रवैया बदल गया, उन्होंने मेरे से पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि प्रेमचंद ने आके मैडम को 20,000 रुपए दिए और मैडम उससे बड़े अच्छे से बात कर रही है। मुझे सारी कहानी समझ में आ गई कि पैसे दो, एक्सटेंशन लो, तो मैडम तभी खुश होगी। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कोर्स कंटिन्यू करना ही नहीं है। डिसाइड किया कि मैं खुद जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलूंगा जिनके नाम लिया करती थी। मैं बी.आर. चोपड़ा साहब के ऑफिस गया, मैं यश जी के ऑफिस गया, मैं सावन कुमार टाक जी के ऑफिस गया जो सरम बेवफा बना रहे थे, लेकिन किसी से मिल नहीं पाया। उनके असिस्टेंट्स मुझसे मिले, मैंने दिया रेफरेंस कि मैंने इनके एक्टिंग स्कूल से पास आउट किया है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने फोटो छोड़ जाओ। और उस समय एक फोटो, उस समय जीमेल नहीं होता था कि आपने फोटो मेल कर दिया, हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी, और एक फोटो का प्रिंट 6-6 रुपए का बनता था और 3-3 4-4 फोटो ले लेते थे। तो मेरी तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही थी, काम मेरे पास था नहीं, पैसे मेरे खत्म हो रहे थे। तो धीरे धीरे मैं बहुत परेशान होता जा रहा था, मायूस होता जा रहा था। ये मुंबई में स्ट्रगल करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन मेरा कहीं कुछ काम नहीं बना। और एक दिन तो हद हो गई, मुझे पता चला कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। मैं अपने फोटोज लेकर उनके पास पहुंच गया, मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये मैडम के यहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। तो वो सुन के हंसने लग गए कहते उनसे सीखा है तो क्या ही सीखा होगा भाई, अरे उन्हें खुद ही कुछ नहीं आता, अगर उन्हें आता तो खुद ना स्टार बन जाती, एक्टिंग स्कूल क्यों खोल के बैठी होती। उन्होंने लिटरली मुझे ना जलील करके निकाला कि जाओ यहां से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
मैं हैरान रह गया। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा। मैं बहुत उदास हो गया। रात का समय था। मैं जूहू बीच पर जाकर अकेला तन्हा बैठ गया। मैं वहां बैठा शहर की लाइटिंग देख रहा था, जो मुझे धुंधली नजर आ रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी आंखें नम थी। मैं रो रहा था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या वापस चला जाऊं? लेकिन वापस जाऊं तो किस मुंह से? पापा ने तो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारी में शोर मचाया हुआ है कि हमारा बेटा तो बड़ा एक्टर बनने वाला है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेरे पास यहां कुछ काम ही नहीं था। वापस जाते उससे मेरा मजाक उड़ाते, देखो जी गया था मुंबई बड़ा हीरो बनने, धक्के खा के वापस आ गया। ये मुझे सुनना नहीं था। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि मैं आगे क्या करूं। फिर मुझे बचपन की एक कहानी याद आई। मेरे जैसा एक मायूस आदमी नदी के किनारे बैठा अपनी असफलताओं को याद करता हुआ वहां से कुछ पत्थर उठा के, कंकड़ उठा के नदी में फेंक रहा होता है कि उसने ये खो दिया, उसका ये वक्त बर्बाद हो गया, कंकड़ फेंक दिया, यहां उसे नाकामयाबी मिली, कंकड़ फेंक दिया। तो उसकी पूरी रात ना ऐसे कंकड़ फेंकने में गुजर गई। और फिर उसने ऐसे हाथ फैलाया तो आखिरी कंकड़ बचा था। उसने वो आखिरी कंकड़ उठाया और जैसे उठा के ऐसे फेंकने लगा, इतनी देर में सनराइज हुआ और सूरज की किरणें इस कंकड़, इस पत्थर पर पड़ी। तो उसने देखा कि ये तो हीरा था। वो सूरज की किरणों में चमकने लग गया। मतलब वो सारी रात अपनी असफलताओं को गिनता हुआ पानी में हीरे फेंक रहा था। तो मुझे बात समझ में आई कि ये असफलताएं, ये जो कुछ हुआ, ये उस हीरे की तरह है जिसने मुझे एक्सपीरियंस दिया। अरे भाई, मैंने 1 साल बॉम्बे में भी तो गुजारा। मैंने यहां पर रहना सीखा। मुझे यहां पर स्ट्रगल करना आया। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, मुझे बीच पे जाके जो मैंने फाइट सीखी, जो मैं यहां रूम पे रहा, तो मुझे लगा मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गया, क्योंकि जिंदगी हर पल कुछ सिखाती है। मैंने वहीं डिसाइड कर लिया कि आज के बाद इस एक्टिंग स्कूल वालों को नाम ही नहीं लूंगा, अपने दम पे स्ट्रगल करूंगा जैसे बहुत एक्टर्स ने स्ट्रगल किया है। और जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि जब मैं राजकुमार संतोषी जी के ऑफिस में गया तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैंने एक्टिंग स्कूल से पास आउट किया है। अब देखिए मेरा एपिसोड, मैंने कहा कि मैं फ्रेशर हूं, नया आया हूं। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने 1 साल में अपने अंदर गेन, और फिर मुझे घातक में कातिया के भाई का रोल मिला। तो इस तरह मेरे सफर की शुरुआत हुई। तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि घातक के सेट पर शेर आया था। जी हाँ, आप सबने भी देखा है कि हम भाइयों ने, कातिया ने शेर पाले हुए थे। तो जब भी वो बस्ती वाले आते हैं तो शेर उन्हें रिसीव करता है। कातिया का खास सिपाही है। आपको पता है ये जो शेर थे ये चेन्नई से आए थे। उस समय मद्रास होता था। तो ये तमिलियन थे, क्योंकि जो इनका इंस्ट्रक्टर है ना, उनसे तमिल में बात करता था। तो उन्हें बोलता था इंगेवा, तो शेर इधर आता था, और बोलता था इंगेपो, और शेर उधर चला जाता था। तो ये शेर सारे बड़े ट्रेंड थे। तो एक्टर्स के साथ बड़े फ्रेंडली थे, क्योंकि ये शूटिंग वगैरह पे जाते थे। तो एक्टर्स इनको कडल कर रहे थे, जितने भाई थे, और वो अपना ऐसे शेक हैंड करते तो शेक हैंड करते थे। लेकिन मैं जरा शेरों से दूरी बना के रखता था। मैं शेरों से बड़ा डरता था। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। ये एक्टर्स तो काफी काम कर चुके थे। तो ये बात ना कि मैंने शेरों से दूरी बना के रखी हुई है ना, ये मेरे प्रैंकस्टर भाइयों ने नोट कर ली, कातिया के भाइयों ने, कि ये शेरों से डरता है। तो सीन ये था कि जो बस्ती वाले मिलने आते हैं, मतलब हम लोगों से अपनी कुछ शिकायत लेकर, तो उस सीन में ना शेर उन्हें रिसीव करता है और फिर शेर जाके ना एक ऐसे टेबल से पे बैठ जाता है। तो वहां भाइयों को पोजीशन देनी थी। तो ये जो टीनू जी ना, टीनू वर्मा जी जो एक्शन डायरेक्टर है, वो ऐसे आदमी बड़े अच्छे हैं, बड़े बढ़िया इंसान है, बड़े हेल्पफुल हैं, लेकिन ये बहुत बड़े प्रैंकस्टर भी हैं। तो इन्होंने नोटिस कर लिया कि ये डर रहा है। तो इन्होंने क्या कि जो पोजीशन देनी थी ना, तो इन्होंने मुझे बोला, राजीव कम एंड स्टैंड हियर। तो मुझे ना बिल्कुल शेर के बाजू में खड़ा करने को, और यहाँ खड़े हो जाओ। मैं कहा सर यहाँ? बोलते तो? मैं सर शेर के पास? बोलते हाँ। मैंने कहा सर, अरे कातिया के भाई शेर है। तो सारे भाई क्यों? तो भाई बोले हाँ, कातिया के भाई शेर है, और तू तो पंजाबी मुंडा है, डेरिंग बाज है कि नहीं? सारे भाई बोलते हाँ, पंजाबी मुंडा है, डेरिंग बाज। तो बोलते हाँ, जिगरे वाला है ना? तो सारे भाई बोलते हैं जिगरे वाला है, तो खड़ा हो जा यहाँ। तो उन्होंने मेरे को इतना वो किया, कहते यार खड़ा हो जा। तो उन्होंने मेरे को चढ़ाया और मैं वहां शेर के पास खड़ा हो गया। तो
वो बचपन की एक बात याद आ गई। इस पे एक चीज थी कि एक ना गीदड़ होता है, गीदड़, उसको ना बारहसिंगे का शिकार करने का बड़ा शौक होता है। वो जितनी बार ट्राई करता है, तो बारहसिंगा होता है ना ऐसे सींग वाला जो डियर होता है, तो जितनी बार वो कोशिश करता है तो बारहसिंगा ऐसे सींग मारता है और गीदड़ वो जाके गिरता है। तो गीदड़ ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो गीदड़ एक दिन जाके शेर के पास जाता है और शेर से बोलता है कि शेर जी मटन वटन लेके जाता है। कहता है शेर जी मुझे ना बारहसिंगे का शिकार करना है, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे दो। तो शेर इंप्रेस होता है, कहता ओके आई विल ट्रेन यू। तो शेर वो एक मटन का पीस उठाता है और गीदड़ ऐसे बाजू में बैठ जाता है। तो शेर बोलता है देख सामने बारहसिंगा आ रहा है। तो गीदड़ ने कहा हाँ सर एक बारहसिंगा आ रहा है। शेर ने कहा देख मेरे बाल खड़े हो गए। गीदड़ ने कहा हाँ सर आपके बाल खड़े हो गए। शेर ने कहा देख मेरी पूंछ पे बल पड़ गया है। गीदड़ ने कहा हाँ सर आपकी पूंछ में बल पड़ गया है। तो देख मेरी आंखों में खून उतर आया। गीदड़ ने कहा हाँ आपकी आंखों में खून उतर आया है। और शेर ने ऐसे डाइव किया, बारहसिंगा पकड़ा और यूं फाड़ दिया, उसका शिकार कर दिया। गीदड़ बड़ा इंप्रेस, कहता थैंक यू सर मैं सीख गया। अब ये गीदड़ वापिस आया अपने गीदड़ भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास। उसने बोला आ जाओ भाई मैं ना शेर से बारहसिंगे का शिकार करना सीख के आया हूं। कहता ऐसे, तो सब बैठ गए। तो बोलता है देखो सामने एक बारहसिंगा आ रहा है। तो एक बारहसिंगा आ रहा होता है तो सारे बोलते हैं हाँ बारहसिंगा आ रहा है। कहते देखो मेरे बाल खड़े हो गए हैं। तो सबने बोला हाँ बाल खड़े हो गए हैं। कहते देखो मेरी पूंछ में बल पड़ गया है। सब बोलते हाँ आपकी पूंछ में बल पड़ गया है। कहते देखो मेरी आंखों में खून उतर आया है। सारे बोलते हाँ पाजी आपकी आंखों में खून उतर आया है। गीदड़ ने डाइव किया, बारहसिंगा ने ये सींग मारा, गीदड़ वो जाके गिरा। कपड़े झाड़ते हुए बोलता है साला भाईचारे ने मरवा दिया, ना बाल खड़े हुए थे, ना आंखों से खून उतरा था, ना ही पूंछ में बल पड़ा था। तो यही भाईचारे ने मुझे वहां पर चढ़ा के शेर के पास खड़ा कर दिया। अब सीन शुरू हुआ तो सारे आए और हम बड़े ऐसे एटीट्यूड से खड़े हैं और मेरे पीछे से शेर, बार बार मेरी नजर शेर पे जा रही है। शेर खड़ा है, ये शेर है और इधर सीन का वो चल रहा है। अचानक शेर ने किया और जैसे करके मैं भागा। तो सारे हंसने लगे, कहते ये शेर है। तो ऐसे मेरा एक्सपीरियंस था। फिर राजी को लगा, राजी इज ऑल्सो वेरी स्वीट पर्सन, तो उन्होंने बोला अरे यार क्यों यार इसको तुम इतना बुली करते हो। अच्छा राजीव कम हियर। फिर राजी ने मुझे ये पोजीशन दी ये दो भाइयों के बीच में कि तू यहाँ पर खड़ा रहे, अभी यहाँ पर शेर नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ था शेर के साथ। तो दोस्तों ये मस्ती करते करते हम लोग ने घातक की शूटिंग की और मैं आपको फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा कि लोग आंसर शीट की नकल तो करते हैं, आंसर शीट की नकल करते हैं लोग एग्जाम में, लेकिन मैंने ऑटोग्राफ की नकल की थी। कैसे अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग, मेरे वीडियोस देखते रहे और मुझे मोटिवेट करते रहे। लव यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।